हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दो दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम 29/8/21 को ही है। आज 27 तारीख हो गया है, इसलिए आज ये आखिरी वीडियो होगा बीपीएससी ऑडिटर वालों के लिए। आप लोगों की तैयारी 6 महीने से लगभग कराई जा रही है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, कुछ न कुछ ज़रूर उनको फ़ायदा मिला होगा। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक सभी परीक्षार्थी को जो लोग बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा आप कीजिएगा, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में बेटर करने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। एग्ज़ाम बाद फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर। उसके बाद सीडीपीओ और बिहार ऑडिट सर्विस यानी एएओ की तैयारी में लगे जाएगा। आइए देखें, आज आखिरी बहुत अच्छे सवाल आज भी लिए गए हैं। 50 से ज़्यादा सवाल हैं आज भी। वन लाइनर कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरा वीडियो आज भी देख लीजिएगा और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लीजिएगा। उम्मीद है हमारे पढ़ाए हुए में से बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, आप एग्ज़ाम में बेटर करेंगे। आइए देखें, आज का पहला 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वाधिक 3 ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी अप्रैल 2021 में ही ऑस्कर पुरस्कार 93वां 93 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जिसमें सर्वाधिक 3 पुरस्कार जो है नोमाडलैंड को दिया गया था। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे, लेटेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सचिव अप्रैल 2021 में बनाया गया है। किसे बनाया गया है? बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए सारे इम्पोर्टेंट सवाल को लिया जा रहा है। अभी आज आखिरी वीडियो है ऑडिटर वालों के लिए, ज़रूर देखते हुए चलेंगे पूरा। अजय सेठ को बनाया गया है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव, नोट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो सवाल ऐसे ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। भारत देश के नए वित्त सचिव या व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव कौन बने हैं? जरूर ध्यान रखिएगा। भारत देश के नए वित्त सचिव या उनको व्यय विभाग का सचिव भी बोला जाता है, कौन बने हैं? नाम नोट जरूर कीजिएगा। टी.बी. सोमनाथन। नाम लिखते हुए चलेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो दिमाग में जरूर रखिएगा। आइए देखें आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भी जारी किया गया अभी हाल ही में। इसमें भारत का स्थान 142वां है। 2020 में भी 142वां ही था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 180 देशों के सर्वेक्षण में ऊपर से पहला नॉर्वे का स्थान आता है। नॉर्वे में आज़ादी है पत्रकारों को। भारत में 142वां स्थान है। सोचिए कितनी आज़ादी है पत्रकारों को, कोई आज़ादी ज़्यादा नहीं है। और सबसे नीचे है इरिट्रिया, इसका भी नाम ध्यान रखेंगे, 180वें नंबर पर है। और पड़ोसी देशों में भूटान 65वें स्थान पर, नेपाल 106वें स्थान, पाकिस्तान जो है 145वें स्थान, बांग्लादेश 152वें स्थान पर है और चीन 177वें स्थान पर है और उत्तर कोरिया 179 नीचे से एक ऊपर है। सोच लीजिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा पत्रकारों को पाबंदी है। ज़्यादा कुछ अपने मन से नहीं छाप सकते, इसलिए सबसे नीचे जो है चीन और उत्तर कोरिया और सबसे नीचे जो है इरिट्रिया है। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। आइए देखें, एक लड़के का सवाल था कि सर आपका पढ़ाया हुआ में से नहीं आएगा, तो ज़रूरी थोड़े है कि हमारे पढ़ाए हुए में से ही सारे आए, लेकिन इससे ही रिलेटेड सवाल आएंगे, कोई अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें से आप अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कैसे भी बना जा सकता है, लेकिन आपको जब पता रहेगा डिटेल, तब आप आंसर जो है सही से दे पाएंगे। क्वेश्चन लड़ जाए एग्ज़ाम हॉल में, ऐसा नहीं होता है। उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा जो आप जवाब देने लायक होंगे, इसलिए बताया जाता है सारे सवालों को। आइए देखें आगे। क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? बहुत बार यह सवाल बना है। ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा।
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा, ये भी सवाल बहुत बार बना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 से चलाया गया था। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। सारी बातों को नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं अभी भी तो। मेरठ षड्यंत्र केस मुक्ता था। क्या था मुक्ता मेरठ षड्यंत्र केस? ये मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था, क्योंकि मजदूर नेताओं 31 मजदूर नेताओं को कैद कर लिया गया था ब्रिटिश द्वारा, इसलिए ये था, ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें आगे। मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को किसने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये रोके थे मोतीलाल नेहरू जी ने। केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किए थे मोतीलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, सबको पता होगा, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। 21 मार्च 1929 को केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में। किस राजा को चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया? किनको दिया गया चीन पदक? चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लिए थे बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को। इन्हें भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। वैसे होम रूल लीग का एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे प्रथम, ये सवाल भी बनता है, इसलिए इनका नाम भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। जोसेफ बैप्टिस्टा, नाम नोट कर लीजिएगा। जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, इसलिए इनका भी नाम जरूरी है। हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था। किसने बढ़ावा दिया था? सवाल ये भी बहुत बार देखा गया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये दिया था बढ़ावा। गणेश उत्सवों को बढ़ावा और शिवाजी उत्सव को बढ़ावा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किन राज्यों में बहुमत प्राप्त नहीं किया? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नहीं प्राप्त किया, जिसमें बंगाल, असम, पंजाब और सिंध थे। वहाँ पे कांग्रेस जो है बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। अपने बिहार में पूछा जाए तो बहुमत प्राप्त की थी, और श्री कृष्ण सिंह थे उनके मेन मुख्यमंत्री बने थे। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था साइमन कमीशन के भारत आने का? भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया था भारत में। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है। समवर्ती सूची किसकी देन है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, नाम सुने होंगे। इसमें समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। बहुत देशों के संविधान से अपने देश का संविधान बनाया गया है, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे इनको भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है? राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249 में। ध्यान रखते हुए ये भी चलेंगे राज्य सूची के विषय के संबंध में। संविधान में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग? महाभियोग चलाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, सब लोगों को बहुत बार बताया गया है। ये अनुच्छेद 61 में है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बहुत बार बना है। 6ठी अनुसूची जो है किन राज्यों के लिए? मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। 6ठी अनुसूची जो है मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम क्षेत्रों से, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? ये जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। सरकार जो है टैक्स लगा सकती है, ये संविधान में वर्णित है 7वीं अनुसूची में। इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे। सवाल कैसे बनता है ये एग्जाम हॉल में पता चलेगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर 1946 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था तब बीबी गिरी जो है उस समय राष्ट्रपति थे, ये सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे अगर नहीं जानते हैं, नहीं सुने होंगे तो। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एन गोपाल स्वामी अयंगर, नाम ध्यान रखिएगा, इनकी रिपोर्ट पर आधारित था। आइए देखें आगे। संसद की कौन सी समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है लोक लेखा समिति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। ध्यान जरूर होगा आपको, ध्यान रखिएगा। अगर जानते हैं नोट जो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुर्मू नाम है उनका, पूरा नाम आप जरूर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148(1) के तहत की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है जो कि वेनेजुला में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे, 979 मीटर जरूर ध्यान रखेंगे। सवाल ऐसे बनते हैं। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में तूफानी चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टिज पौने प्रवाहित होती है? तूफानी 40 पौने जो है प्रवाहित होती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर कहाँ है? सबको पता होगा, भारत के अगल बगल ही है। कहाँ है सबको ध्यान ही होगा। बृहद ज्वार आता है जब, बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे, जब एक ही सीधी रेखा में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ज्वार आता है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी में होते हैं तो। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? बहुत बार सवाल ऐसे बनते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, उसके कारण जो है विवाद चल रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश के साथ। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है अपने भारत का, जो कि गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। डायामेंटीना खाई अवस्थित है। डायामेंटीना खाई जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन को माना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे नील नदी सबसे बड़ी नदी बोली जाती है। दूधगंगा नदी अवस्थित है। दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? सोन नदी अपने बिहार की
सब अच्छी नदी मानी जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में सोन नदी जो है दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। ये इस पर बहुत बार सवाल बना है। ये शहडोल जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक मैकाले की पहाड़ी बोला जाता है। अमरकंटक से वास्तविक स्रोत सोन नदी का वही है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह गोमती नदी है। ये कोई पहाड़ी से नहीं, एक मैदानों से निकलती है गोमती नदी, गंगा की एक सहायक नदी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा हैं। जरूर ध्यान रखिए, भारत का नक्शा देखते होंगे तो सबसे पूरब में इन 7 का नाम आता है। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सवाल में बन सकता है इसमें 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है करके दूसरा राज्य दे देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा 7 का नाम। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बहुत ही बार यह सवाल बना है। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा था वह है? बहुत बार बताया गया ये सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1939 में बने थे और उसके बाद विश्व युद्ध लग गया तो ये 1945 तक रहे थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 28-29 दिसंबर को ही लास्ट में होता था, इसलिए 1940 से 1945 दिया हुआ है। आइए देखें आगे। हड़प्पाई स्थल मेहरगढ़, सुका, गेनगोड, डोर, सुतका को बालाकोट एवं राना धुड़ाई स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। वैदिक काल में दक्षिण के शासक को कहा जाता था। वैदिक काल में दक्षिण के शासक को भोज कहा जाता था। आइए देखें आगे। अकबर के इबादत खाने में हिंदू धर्म के आमंत्रित धर्माचार्य थे। कौन थे धर्माचार्य हिंदू धर्म के? अकबर को सभी धर्म को मानते थे, तो देवी एवं पुरुषोत्तम थे। इनका नाम भी जरूर ध्यान रखेंगे अकबर के इबादत खाने में। सिख परंपरा के किस गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ये बात भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? सवाल यह भी देखा गया है। लॉर्ड एलनबरो 1883 ईस्वी में सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किए थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे, कुछ साइंस के भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे अच्छे। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, और रात में भी मतलब उड़ सकते हैं। सब लोग देखे होंगे चमगादड़ जो है रात में भी उड़ते हैं, क्योंकि ये पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, सबको ज्ञात होना चाहिए। पराशरभ यानी कि अल्ट्रासोनिक वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराशरभ ध्वनियों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह क्या कहलाता है? बहुत बार बताया गया है, इसको बैटरी कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन।
जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बहुत जगह देखे होंगे, बाइक से जाते होंगे तो रेड लाइट जल जाता है, रुकना पड़ता है। ट्रेन जाते होंगे, ट्रेन के रेड लाइट दिखाई देता है। क्या कारण है कि लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? जीवन चक्र के किस चरण में, यानी कि कोशित उक जो है कोशित कहलाता है पुप्पा। जरूर ध्यान रखिएगा, रेशम का कीड़ा जो है जीवन चक्र के किस चरण में, तो कोशित चरण में, पुप्पा कहते हैं उसे। लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, बहुत बार सवाल बताया गया है और एग्जाम में भी बहुत बार बना है। लहसुन के अभिलाक्षित गंध का कारण सल्फर यौगिक होता है। जरूर ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, कैसा होता है रक्त का दाब? वायुमंडलीय दाब से अधिक। जरूर ध्यान रखेंगे, व्यक्तियों का रक्त दाब जो है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है, इसलिए हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया कैंसर में? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? वह सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी कहलाती है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव न हो कहलाती है। ऋण लेकर आदमी भाग जाता है, संदिग्ध हो, मिलना नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बैड डेट कहा जाता है, BADDEBT, बैड डेप्ट। जरूर ध्यान रखेंगे, सवाल ये इकोनॉमिक्स के बन सकते हैं। बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना कहलाता है। जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त एक्स्ट्रा धन निकालना क्या कहलाता है? अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट कहलाता है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। आज का वीडियो बहुत अच्छा था। लास्ट वीडियो ऑडिटर एग्जाम आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर सभी परीक्षार्थी को। आप लोग डट कर एग्ज़ाम दीजिए बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम बाद फिर हम लोग मिलेंगे ही, और आगे फिर CDPO और बिहार ऑडिट सर्विस वालों का तैयारी आगे बढ़ाया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।